दोस्तों 2024 में यमन के जो हूथी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने रेड सी में कमर्शियल शिपिंग पे अटैक शुरू कर दिए थे और उस एक अटैक के कारण पता है क्या हुआ था? इजिप्ट के जो सुएज कनाल का पूरा रेवेन्यू आता था एक ही साल के अंदर $7 बिलियन से गिर गया था। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब जगहों में रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमिक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डायरेक्ट मेजरेबल सिस्टेमिक इकोनॉमिक चेन है और इस चेन को समझना इंडिया के हर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर, कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिसी प्लानर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फैक्ट से शुरू करते हैं जो कि इंडिया के रोड कंस्ट्रक्शन स्टोरी का अंडर रिपोर्टेड चैप्टर है। इंडिया हर साल मिडिल ईस्ट से 3 से लेकर के 5 मिलियन मेट्रिक टन जितना बिटुमेन इंपोर्ट करता है। 97% ऑफ इंडिया टोटल बिटुमेन जो इंपोर्ट होता है वो सारा मिडिल ईस्ट से ही आता है। इराक सबसे पहले, देन आता है यूएई, फिर आता है ईरान। एंड ये इंपोर्ट जो होता है ये इंडिया की हाईवे प्रोग्राम का ऑक्सीजन है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन परमानेंटली 5 मिलियन टन के आसपास कैप हो चुका है और आने वाले टाइम में इसे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है सच। और डिमांड कितनी है हमारी? ऑलमोस्ट 9 से 10 मिलियन टन की। और जैसे हम इतने ज्यादा हाईवेज और बनाते जाएंगे ये डिमांड और भी ज्यादा बनेगी और ये गैप बस बढ़ते ही जाएगा। और ये सारे के सारे इंपोर्ट आखिर होंगे कहां से? सी रूट्स के थ्रू, पर्शियन गल्फ से होते हुए इंडियन ओशन के अंदर और फिर सीधा कांडला और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स में, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जेएनपीटी में। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? अब लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि यार हम तो इससे सेफ है ना, जो रेड सी की जो भी क्राइसिस थी उससे, क्योंकि रेड सी यहाँ तक थोड़ी आता है। लेकिन ये अजम्पशन फंडामेंटली गलत है। जब रेड सी में कोई डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल शिपिंग में एक डोमिनो इफेक्ट होता है। और जरा ऐसे सोचते हैं, दुनिया भर में जो कार्गो वेसल्स रेड सी और सुएज कनाल से जाती हैं, यूरोप और अमेरिका जैसी जगह जो जाती हैं, उन्हें रीरूट करना पड़ता है केप ऑफ गुड होप से, जो कि अफ्रीका की खाड़ी भी कहलाता है। यानी अफ्रीका की पूरे साउथ का जो टिप होता है उसके पास से एकदम आपको निकलना पड़ता है। वॉयाज टाइम सीधा 10 से 15 दिन एकदम एक्स्ट्रा हो जाता है। वो शिप्स अब ज्यादा टाइम एक ही रूट पे निकालेंगी जो कि दूसरे रूट पे वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगी। और ग्लोबल अवेलेबिलिटी जब वेसल्स की कम हो जाती है तो हर चीज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो टाइट होने लग जाती है। फ्रेट रेट्स बढ़ने लग जाते हैं, उन सारे आइटम के ही रेट बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि शॉर्टेजेस ग्लोबली फील होती हैं और ये सब कुछ हर रूट पे होता है। तो चलो जरा नंबर्स के थ्रू समझते हैं। 2024 में रेड सी क्राइसिस के पीक पर स्टैंडर्ड मिडिल ईस्ट से इंडिया वाला जो आपका वॉयाज होता था उसका फ्रेट लगभग $45 to $50 पर टन पहुंच गया था। नॉर्मल टाइम्स में वही नंबर $20 to $25 पर टन रहती थी, डबल इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। एक इंपोर्टर जो कि वॉयाज में 10,000 टन लेके आ रहा है, एक वॉयाज में उसका खर्चा कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट 200,000 से लेके 250,000 टन। एक कंपनी जो कि हफ्ते में 2 वेसल्स हैंडल करती है, भाई उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा मंथली बर्न हो जाता है ये। और यहाँ मुझे एक चीज स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग लगती है। बिटुमेन एक लो मार्जिन हाई वॉल्यूम कमोडिटी है। नॉर्मल मार्जिन स्ट्रक्चर में एक इंपोर्टर का मार्जिन $10 to $15 पर टन के आसपास होता है। फ्रेट $25 एक्स्ट्रा बढ़ गया अगर, प्योर मार्जिन 2x वाइप हो गया आपका। इंपोर्टर घाटे में काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ फ्रेट का इशू है। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस एडजस्टमेंट की तरह जरा ट्रीट करके देखो। आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलो रेट बढ़ गया है, प्राइस एडजस्ट करो। असली प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है और ये वो बात है जो कि कोई नहीं बताता। इंडिया में बिटुमेन प्राइसिंग हर 15 दिन में अपडेट होती है। ओएमसी जो है हमारे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये हर फोर्टनाइट पे अपना प्राइस रिवाइज कर देते हैं। फॉर्मूला है ट्रेड पैरिटी प्राइस, 80% इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, 20% एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस। डायरेक्टली क्रूड ऑयल इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है। मतलब जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है 15 दिन के अंदर बिटुमेन का प्राइस भी एकदम से स्पाइक अप कर जाता है। जब फ्रेट रेट स्पाइक करते हैं 15 दिन में प्राइस उसके कारण भी बढ़ते हैं। जब ओपेक का प्रोडक्शन कट आता है 15 दिन में उसका इंपैक्ट भी आता है। अब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जरा सोचो आप, एक NHAI का जो हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर साइन किया है, 30 to 36 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स प्राइस या मिनिमली एस्केलेटेड बेस्ड ऑन बिटुमेन रेट्स एट द टाइम ऑफ टेंडरिंग। अब टेंडर साइन किया आपने मार्च 2023 में और बिटुमेन VG40 ग्रेड का अप्रोक्सीमेटली $480 पर मेट्रिक टन का उस टाइम रेट था। लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में वही ग्रेड अब $640 पर मेट्रिक टन जब हो गया, ये तो 33% का इंक्रीज हो गया ना। कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट मार्जिन था हार्डली 8 to 10% के आसपास, 33% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्टर का इंटर मार्जिन यहाँ पे वाइप आउट हो जाता है। कुछ केसेस में तो कॉन्ट्रैक्टर लॉस में भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अबैंडन करना पॉसिबल नहीं होता या रीनेगोशिएशन की रिक्वेस्ट NHAI को जाती है। NHAI के पास प्रोसेस है लेकिन वो इतना स्लो है कि बस इंटरिम में प्रोजेक्ट ही रुक जाता है। और दोस्तों ये है इंडिया के हाईवे डिलेज का एक मेजर जेन्युइनली अनरिपोर्टेड स्ट्रक्चरल रीजन। अब ईरान के एंगल से जरा सोचो आप, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ईरान हिस्टोरिकली इंडिया का सिग्निफिकेंट बिटुमेन का सप्लायर रहा है। बंदर अब्बास का जो पोर्ट है वहां से बल्क और ड्रम दोनों ग्रेड्स में आपको यहाँ पे बिटुमेन सप्लाई होते आई है। ईरानियन बिटुमेन कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलता है, क्वालिटी भी ठीक ठाक होती है।
लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान कार्गो डायरेक्टली इंडिया इंपोर्ट करना लीगली और फाइनेंशियली रिस्की हो गया है। इंडियन बैंक्स ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं और इंटरनेशनल इंश्योरेंस कवरेज नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है इसका इम्पैक्ट? इंपोर्टर्स ने एक जुगाड़ डेवलप किया, यूएई से ट्रांसशिप करना। ईरान की कार्गो को यूएई के पोर्ट्स पे लाया जाता है, फुजाइरा या फिर दुबई के स्टोरेज टर्मिनल्स में रखा जाता है, वहां टैंक में डिस्चार्ज किया जाता है और फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को चेंज किया जाता है, जहां पे यूएई को अब ओरिजिन दिखाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन सारा बदला गया और उसके बाद अलग वेसल पे सब कुछ ऊपर से लादा जाता है और फिर उसको इंडिया भेजा जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूएई अब ओरिजिन हो जाता है बिटुमेन का, एक्चुअल में लेकिन वो मटेरियल ईरान का होता है। इस चेन को टेक्निकली प्रॉब्लमैटिक कहना अंडरस्टेटमेंट होगा। और इस ऑब्फस्केशन का इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? $30 to $40 पर टन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सिंपली ट्रांसशिपिंग, अलग पोर्ट, अलग शिप, अलग डॉक्यूमेंटेशन, जीरो वैल्यू एडिशन। अब जरा आप सोचो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जो हाईवेज बना रहे हैं, इतना कुछ जब हम इंपोर्ट करते हैं बिटुमेन, कितना बड़ा खर्चा है ये। मतलब एक सिंगल वोयाज के अंदर पूरा का पूरा प्रॉफिट डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसशिपमेंट के नाम पे खत्म हो सकता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बनाया गया, ये कितना ज्यादा फ्रेजाइल है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। एक यूएस का इन्फोर्समेंट एक्शन हुआ, एक इंपोर्टर का नाम ओएफएसी की लिस्ट में आ गया, एक बैंक का ईरानियन लिंक ट्रांजैक्शन स्क्रूटिनी पे आ गया और इंस्टेंटली पूरे के पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएगा। सप्लाई पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास मटेरियल नहीं होगा, प्रोजेक्ट रुकने लग जाएंगे। इंडिया का हाईवे कंस्ट्रक्शन एक एनफोर्समेंट मेमो के कारण पैरालाइज हो सकता है। तो ये सब तो अब समझ गए होंगे ना। अब इसी बात को जरा एक और एंगल से देखते हैं, जिसे मैं पर्सनली सबसे अनकंफर्टेबल मानता हूँ। ओपेक प्लस के जो क्वार्टरली मीटिंग्स होती है ना, प्रोडक्शन कोटाज वहां पे डिसाइड होते हैं। अगर ओपेक प्रोडक्शन कट कर रहा है तो क्रूड के जो प्राइसेस होते हैं वो स्पाइक होने लगते हैं। 15 दिन में इंडिया में जो बिटुमेन का प्राइस है वो भी रिवाइज होने लगता है। कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कोई हेज नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि बिटुमेन के प्राइस को लॉक कर दे फॉर 3 इयर्स। वो सिंपली एक्सपोज्ड हैं। कुछ लोग मुझसे यहाँ डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे यार जयंत, ये तो हर कमोडिटी में होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना आना चाहिए। और दोस्तों, मेरी बात भी यही कह रही है कि बॉस, ये सिस्टेमिक है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। जब पूरी इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर्स एक ही स्पॉट बिटुमेन मार्केट से एक्सपोज्ड हैं, तो कोई गवर्नमेंट बैक्ड हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ क्यों नहीं है? ये एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी गैप है। कमेंट्स में बताओ, क्या गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यहाँ पे बिटुमेन प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म कोई बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि एनएचएआई का रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे जो पूरे देश के हाईवे मेंटेनेंस का जो पूरा प्रोग्राम है, हाईवे बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है, सब कुछ यहाँ पर रिस्क पर आ जाता है। उन्होंने डोमेस्टिक ओएमसीज यानी ऑयल रिफाइनर्स के साथ जो डील्स करी हैं, वो सब कुछ यहाँ पर कम पड़ रहा है और इफेक्टिवली एक्नॉलेज नहीं किया गया इस पूरी सिचुएशन को, तो हम सॉल्व भी कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यही सवाल आता है कि आखिर सोल्यूशन क्या है। मेरे हिसाब से 3 चीजें पॉसिबल है। पहली आती है आपकी स्ट्रैटेजिक कोस्टल बिटुमेन रिजर्व, जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। हमारे देश में क्रूड ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व हमने बना रखे हैं, मैंगलोर के अंदर, पादुर के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर। ऐसे ही हमें इसके लिए भी बनाने की जरूरत है, हीटेड टैंक फार्म्स जो कि कोस्टल पोर्ट्स पे हो और वहां पे 90 डेज का बफर पूरी तरह से बनाया जा सके। कोई भी जियोपॉलिटिकल शॉक आया तो 3 महीने का क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन नहीं रुकना चाहिए। ये सेम टू सेम फॉर्मूला चाइना ने भी अप्लाई किया है। और ऐसे ही आता है दूसरा सोल्यूशन, मीनिंगफुल प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस इन दी एनएचएआई टेंडर्स, जो कि रियल मार्केट मूवमेंट से लिंक्ड हो। अगर कॉन्ट्रैक्टर का रेट अगर बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर जाकर के आप देखो तो क्रूड के रेट बढ़ गए हैं, तो जो आपके हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी ये सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, ताकि चाहे उस समय के बढ़े हुए रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे सामान लाना पड़े, लेकिन हाईवेज का कंस्ट्रक्शन नहीं रुकना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा हुआ तो देश और एक बड़ी कीमत चुकाएगा। और यही आता है दोस्तों हमारा तीसरा सोल्यूशन। इराक और यूएई जैसे जो हमारे देश है, जहां से काफी सारी सप्लाईज आती है हमारी बिटुमेन की, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट किया जाए और सप्लाईज को लॉक कर लिया जाए। अब यहीं पे लेकिन एक और बात सोचने की जरूरत है। इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। रफली 3 लाख करोड़ साल में हाईवेज पे हम स्पेंड करते हैं, शायद और भी ज्यादा। और इस पूरे प्रोग्राम का ऑक्सीजन क्या है? बिटुमेन। एक ऐसी चीज जिसका 40% से ज्यादा एक ऐसी सप्लाई चेन पे निर्भर करता है, एक ऐसी सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है जिसपे इंडिया का जीरो डायरेक्ट कंट्रोल है। एक मिसाइल यमन में चली और फ्रेट रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और सारा का सारा मैथ हिलने लग जाता है। हाईवेज का कंस्ट्रक्शन स्लो या फास्ट होने लग जाता है। एक एनफोर्समेंट मेमो जो कि वॉशिंगटन डीसी में अगर साइन होता है तो उसे ईरान के ट्रांसशिपमेंट पे पूरा एकदम कोलैप्स आ जाता है। एक ओपेक की मीटिंग रियाद में होती है और बॉस कॉन्ट्रैक्टर्स के मार्जिन वाइप आउट होने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इन तीनों सिनेरियोस के अंदर एक ही चीज होती है, इंडिया के हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स काम को स्लो करते हैं, वहां पे लोगों के पास काम जाता है, मटेरियल कम पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स बैंकरप्ट होने के चांसेस बनते हैं और एनएचएआई के टाइमलाइंस मिस होने लग जाते हैं। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो होती है वो सफर करती है। और इसी के साथ दोस्तों आज का डीप डाइव कंप्लीट होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुद्रा। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्द।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.